नमस्कार, मैं कैसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत और अमेरिका के संविधान के विशेष संदर्भ में इसका अध्ययन करेंगे। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अभिप्राय है सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां है वो अलग अलग होनी चाहिए। यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों की शक्तियां हैं वो अलग अलग होनी चाहिए ताकि एक अंग दूसरे अंग के कार्यों के अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं करे और शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक विद्वान है वह है फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू। फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने 1748 के अंतर्गत एक पुस्तक लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। इस पुस्तक के अंतर्गत मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली के अवलोकन के आधार पर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के प्रतिपादन के पीछे जो मॉन्टेस्क्यू का मुख्य उद्देश्य था वो था व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करना। मॉन्टेस्क्यू ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करने हेतु शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और जब शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादन किया तो वो किस शासन व्यवस्था से प्रभावित हुआ? वो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रभावित हुआ। लेकिन ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को अगर हम देखें तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों के पृथक्करण का कोई उल्लेख नहीं है। यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के संदर्भ में लागू नहीं होता है। मॉन्टेस्क्यू के इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में लागू करने वाला दुनिया का जो पहला देश था वह था अमेरिका। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत सर्वप्रथम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को ग्रहण किया गया। 1787 के अंतर्गत अमेरिका के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया जिसका नाम था फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। इस फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के जो सदस्य थे, अमेरिका की संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से प्रभावित थे। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। हालांकि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण शब्दावली का स्पष्ट रूप से कहीं पर भी उल्लेख नहीं है और न ही अमेरिका के संविधान के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण शब्दावली की कोई परिभाषा दी गई है। लेकिन अगर हम अमेरिका के संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेद को देखें तो इन प्रथम 3 अनुच्छेद के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण की अवधारणा का परिचय है वो देखने को मिलता है। अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 1 के अंतर्गत व्यवस्थापन संबंधी जो शक्तियां हैं वो कांग्रेस को दी गई है। यानी कानून निर्माण करने की जो शक्तियां हैं वो कांग्रेस के अंतर्गत निहित होगी। अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसे कांग्रेस कहा जाता है। आर्टिकल 2 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होगी। आर्टिकल 3 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि न्याय संबंधी शक्तियां यानी कानूनों की व्याख्या करने की जो शक्तियां हैं वो न्यायपालिका के अंतर्गत निहित होगी। तो आर्टिकल 1 के अंतर्गत कानून निर्माण करने की शक्ति कांग्रेस को दी गई है। आर्टिकल 2 के अंतर्गत कार्यपालिका संबंधी शक्तियां यानी कानूनों को लागू करने की जो शक्तियां हैं वह किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो न्याय संबंधी शक्तियां हैं वो न्यायपालिका को दी गई है। तो अगर हम अमेरिकी संविधान के ये 3 आर्टिकल देखें, आर्टिकल 1, 2 और 3, तो हमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की जो मूल भावना है उसका परिचय है वो इन 3 आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है। 1880 के अंतर्गत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वाद किलबॉर्न बनाम थॉमसन वाद के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अमेरिकी संवैधानिक विधि का मुख्य लक्षण माना। यानी अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने किलबॉर्न बनाम थॉमसन वाद के अंतर्गत यह कहा कि शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो अमेरिकी संविधान का मुख्य लक्षण है।
अमेरिकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत न केवल सैद्धांतिक तौर पर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, बल्कि व्यवहारिक तौर पर भी अमेरिकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को देखा जा सकता है। अमेरिका के अंतर्गत जो सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी निर्वाचन की प्रक्रिया है वो अलग अलग प्रक्रिया है। जैसे अगर हम कांग्रेस को देखें तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट इसके 2 सदन हैं, और कांग्रेस के इन दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। अगर हम कार्यपालिका को देखें तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है? वहां पर कार्यपालिका के अंतर्गत अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और उसके सचिव यानी मंत्रियों को शामिल किया जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति है वो अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। यह निर्वाचक मंडल है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह फिर निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? पहले जनता एक निर्वाचक मंडल का गठन करती है और वो निर्वाचक जो मंडल है वो अमेरिका के राष्ट्रपति का फिर निर्वाचन करता है। अगर हम न्यायपालिका को देखें तो न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन सीनेट का उस पर समर्थन हासिल होना चाहिए। यानी अमेरिका के अंतर्गत जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह सीनेट के अनुसमर्थन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब अगर हम इन तीनों अंगों का कार्यकाल देखें तो इन तीनों अंगों का जो कार्यकाल है वह भी अलग अलग कार्यकाल है और उनका निश्चित कार्यकाल है। जैसे हम अगर कांग्रेस का उदाहरण लें तो कांग्रेस का जो प्रथम सदन है प्रतिनिधि सभा, उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। दूसरा सदन अगर हम देखें सीनेट, तो सीनेट का जो कार्यकाल है, सीनेट एक स्थायी सदन है वहां पर, और सीनेट के जो सदस्य है उनका कार्यकाल है वो 6 साल का कार्यकाल होता है। दूसरी तरफ अगर हम कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल देखें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अमेरिका के अंतर्गत 4 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकता, और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 साल का कार्यकाल होता है। और न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है, न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो आजीवन समय के लिए होती है। हालांकि 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कोई भी न्यायाधीश है वो स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो सकता है। तीसरी बात, अमेरिका का कोई भी नागरिक एक समय के अंतर्गत सरकार के 3 अंगों का या 2 अंगों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। यानी एक समय के अंतर्गत अमेरिका का कोई भी नागरिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता, और न ही 2 अंगों का एक साथ सदस्य हो सकता है। एक समय के अंतर्गत अमेरिका का कोई नागरिक सरकार के एक अंग की ही सदस्यता प्राप्त कर सकता है। तो हम व्यवहारिक तौर पर भी अगर देखें अमेरिका के अंतर्गत तो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है, क्योंकि अगर एक अंग के पास में बहुत ज्यादा शक्तियां होगी और दूसरे अंगों का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो निरंकुशता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तानाशाही की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अमेरिकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों के पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। यानी चेक एंड बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वह भी अमेरिकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि सरकार का कोई भी अंग है वो निरंकुश नहीं हो। इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हो कि अमेरिका के अंतर्गत शक्तियों के पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को किस रूप में अपनाया गया है। अमेरिका के अंतर्गत यानी सामान्यतः सरकार के 3 अंग होते हैं, और अमेरिकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी सरकार के इन 3 अंगों को देखा जा सकता है। व्यवस्थापिका का काम क्या है? व्यवस्थापिका का काम है विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम है विधि का क्रियान्वयन करना, और न्यायपालिका का काम है न्याय करना यानी विधि की व्याख्या करना। तो शक्ति पृथक्करण के अंतर्गत तो इन तीनों अंगों का जो कार्य है वो अलग अलग कार्य होता है, लेकिन
इन तीनों अंगों के अंतर्गत आपसी तालमेल बना रहे और एक अंग का दूसरे अंग के ऊपर नियंत्रण बना रहे, ताकि शासन व्यवस्था के अंतर्गत संतुलन की स्थिति बनी रहे और कोई भी सरकार का अंग है वो निरंकुशता की भूमिका के अंतर्गत नहीं आए। तो अमेरिकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों के पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को भी जगह दी गई है। अब हम ये देखेंगे कि सरकार के एक अंग के ऊपर दूसरे अंगों का नियंत्रण किस तरीके से स्थापित किया गया है। तो पहले हम देखते हैं कि कांग्रेस की शक्ति के ऊपर किस तरीके से कार्यपालिका और न्यायपालिका का नियंत्रण एवं संतुलन स्थापित किया गया है। कांग्रेस का काम क्या है? कांग्रेस का कार्य है कानूनों का निर्माण करना, लेकिन कानून का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक कांग्रेस के दोनों सदन है वो विधेयक को पारित न कर दें, और जब कांग्रेस के दोनों सदन विधेयक को पारित कर देते हैं तो जब तक राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर नहीं होता तब तक वो विधेयक है वो अधिनियम यानी कानून का रूप नहीं ले सकता। तो राष्ट्रपति के पास में इस संदर्भ में वीटो पावर है, यानी कांग्रेस कोई विधेयक पारित करती है तो राष्ट्रपति उस पर अपना वीटो जारी कर सकता है, उस पर वीटो लगा सकता है, यानी मना कर सकता है उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से। कैसे कि कांग्रेस के दो सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट, जब प्रतिनिधि सभा और सीनेट ये कोई विधेयक को पारित कर देती है तो वो कानून निर्मित होने से पहले राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा। जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वह अधिनियम यानी कानून का रूप नहीं ले पाएगा। राष्ट्रपति को 10 दिनों के अंतर्गत कांग्रेस के द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने होते हैं, यानी राष्ट्रपति को विचार के लिए किसी विधेयक पर कितने दिन का समय मिलता है? 10 दिन का समय मिलता है। इस 10 दिनों के अंतर्गत राष्ट्रपति को या तो विधेयक को कांग्रेस को वापस लौटाना पड़ता है या फिर उस विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर करने होते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति 10 दिनों के अंतर्गत उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता है और उस विधेयक को वापस लौटा देता है, तब क्या स्थिति बनती है? तब उसे हम कहते हैं विलंबकारी वीटो। विलंबकारी वीटो कैसे? क्योंकि अगर राष्ट्रपति 10 दिनों के अंतर्गत हस्ताक्षर नहीं करके उस विधेयक को वापस कांग्रेस के पास पुनर्विचार के लिए लौटा देता है तो कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत के माध्यम से अगर उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है तब उस विधेयक को कानून का रूप है वो मिल जाता है। दोबारा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की उस पर आवश्यकता नहीं होती। तो इससे क्या कहा जाता है? इसे विलंबकारी वीटो कहा जाता है। लेकिन अगर कांग्रेस है वो अपने अधिवेशन के जो अंतिम 10 दिनों के अंतर्गत अगर कोई विधेयक पारित करती है तब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है। इस स्थिति के अंतर्गत राष्ट्रपति उस विधेयक को न तो स्वीकार करता है और न ही अस्वीकार करता है। तो 10 दिनों की अवधि के अंतर्गत कांग्रेस का अधिवेशन है वो समाप्त हो जाता है और यह विधेयक किसके पास पड़ा रहता है? यह विधेयक अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में पड़ा रहता है। तो इस प्रकार के वीटो को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के वीटो को पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। तो कांग्रेस जो कानून का निर्माण करती है उसके ऊपर राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका का नियंत्रण अमेरिका के अंतर्गत देखा जा सकता है। राष्ट्रपति किस तरीके से नियंत्रण रखता है? राष्ट्रपति अपने वीटो पावर के माध्यम से नियंत्रण रखता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में कितने प्रकार के वीटो है? 2 प्रकार के वीटो है वो देखने को मिलते हैं, एक विलंबकारी वीटो और दूसरा पॉकेट वीटो। कांग्रेस की कानून निर्माण करने की शक्ति के ऊपर न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का भी नियंत्रण है वो देखा जा सकता है। जब कांग्रेस इस प्रकार का विधेयक पारित करती है जो संविधान के अनुकूल नहीं होता है, जो संविधान के प्रतिकूल होता है, तब न्यायपालिका के पास में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से उस विधेयक को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यानी अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को अगर लगे कि अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जो पारित किया गया विधेयक है या कोई कानून बनाया गया है वह संविधान के अनुकूल नहीं है, संविधान के प्रतिकूल है, तो उसकी संवैधानिक वैधता की जांच करके न्यायपालिका को अगर लगेगा कि वह संविधान के प्रतिकूल है तो अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, उस कानून को निरस्त
कर सकता है। इस तरीके से कांग्रेस की शक्ति पर कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति वीटो पावर के माध्यम से और न्यायपालिका अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से नियंत्रण एवं संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अब हम कार्यपालिका की शक्ति पर नियंत्रण एवं संतुलन को देखेंगे। कार्यपालिका की शक्ति पर भी व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का नियंत्रण एवं संतुलन देखा जा सकता है। अमेरिका के अंतर्गत कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है? कार्यपालिका के अंतर्गत आता है अमेरिका का राष्ट्रपति। और कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका का काम है कानूनों का क्रियान्वयन करना, यानी प्रशासन को संचालित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? प्रशासन को संचालित करने का काम है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति जितनी भी विदेशी राज्यों के साथ में संधि और समझौते करता है उसके ऊपर किसका नियंत्रण रहता है? उसके ऊपर सीनेट का नियंत्रण रहता है। यानी अमेरिका का राष्ट्रपति अगर विदेशी राज्यों के साथ में कोई संधि और समझौता करता है तो उसे सीनेट के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जब तक सीनेट 2/3 बहुमत से उसको अनुसमर्थन नहीं कर देती तब तक वह संधि और समझौता लागू नहीं हो सकता। जैसे वुडरो विल्सन ने 1920 के अंतर्गत राष्ट्र संघ की स्थापना के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अमेरिका है वो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाया। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण ये था कि सीनेट ने उसे स्वीकृति नहीं दी, तो अमेरिका है वो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाया। युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास में? युद्ध की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में। यानी सेना का सेनाध्यक्ष सेनापति कौन होता है? अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति होता है। तो युद्ध की घोषणा करने का अधिकार भी अमेरिका के अंतर्गत किसके पास में? युद्ध की घोषणा करने का अधिकार अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास में, लेकिन उस पर कांग्रेस का समर्थन है वो आवश्यक है। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा जितनी भी नियुक्तियां की जाती है उस पर सीनेट का साधारण बहुमत के माध्यम से समर्थन है वो हासिल होना चाहिए। जब तक सीनेट है वो अपने साधारण बहुमत के माध्यम से नियुक्तियों को स्वीकृति नहीं दे देती तब तक राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां हैं वो असंवैधानिक मानी जाती है। इसी प्रकार राष्ट्रपति जब प्रशासन का संचालन करता है तो उसके लिए बजट की आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता होती है। तो बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट अमेरिका के अंतर्गत कांग्रेस के द्वारा पारित किया जाता है। जब तक कांग्रेस बजट को स्वीकृति नहीं दे देती, वित्त को स्वीकृति नहीं दे देती, तब तक अमेरिका का राष्ट्रपति है वो प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर कांग्रेस है वो महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से भी नियंत्रण रखती है। अमेरिका का राष्ट्रपति अगर असंवैधानिक कार्य करता है या कदाचार का कार्य करता है तो अमेरिका की कांग्रेस के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर लाई जा सकती है। हालांकि महाभियोग की प्रक्रिया है यह एक जटिल प्रक्रिया है। जैसे वर्तमान में थोड़े दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया है वो लाई गई, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया है ये पारित नहीं हो पाई। कहने का मतलब ये हुआ कि महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से भी अमेरिका की जो कांग्रेस है वो वहां के राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसके ऊपर नियंत्रण और संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है, ताकि अमेरिका का राष्ट्रपति है वो तानाशाह की भूमिका के अंतर्गत नहीं आए, निरंकुश शक्तियों का निर्वहन नहीं करे। इसके अलावा अमेरिका की जो न्यायपालिका है वो न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से कार्यपालिका की शक्तियों के ऊपर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा कानून पारित करती है या ऐसा कोई नियम बनाती है जो कि अमेरिका के संविधान के प्रतिकूल है, तो अमेरिका की न्यायपालिकाएं न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से उस नियम को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों पर नियंत्रण एवं संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। अब हम ये देखेंगे कि न्यायपालिका की शक्ति पर किस प्रकार से नियंत्रण एवं संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका का काम होता है विधि की व्याख्या करना यानी न्याय करना। न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो
सीनेट के समर्थन के आधार पर, सीनेट की 2/3 स्वीकृति के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो न्यायपालिका के न्यायाधीशों का जो मुख्य कार्य है वो है न्याय करना, यानी विधि की व्याख्या करना। अगर न्यायाधीश कदाचार के आधार पर कार्य करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो अमेरिकी जो कांग्रेस है वह महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से इन न्यायाधीशों को हटा सकती है। हालांकि महाभियोग की प्रक्रिया है यह एक जटिल प्रक्रिया। तो अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय है, अमेरिका की जो न्यायपालिका है, उसके ऊपर भी, उसकी शक्तियों के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया है। हालांकि यह जो नियंत्रण है यह अपने आप में एक सीमित नियंत्रण है। तो हमने देखा कि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ चेक एंड बैलेंस को भी अपनाया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत अमेरिका के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं वह अलग अलग की गई है। लेकिन चेक एंड बैलेंस के माध्यम से एक अंग के ऊपर दूसरे अंगों का नियंत्रण स्थापित किया गया है, ताकि शासन व्यवस्था के अंतर्गत संतुलन है वो बना रहे। धन्यवाद।